नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए में। लगातार हम आपको बिहार और देश की राजनीति में होने वाली उन घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं जिन घटनाओं का असर आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के साथ साथ बिहार में चल रही सियासत और सरकार दोनों को प्रभावित कर रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से हम ऐसी ही खबर आपको लेकर के आए हैं और इस खबर का असर ऐसा है कि चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं। हम पिछले एक महीना से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार लौट करके आए हैं बेंगलोर से, तब से इन चर्चाओं को और हवा मिल गई है कि नीतीश कुमार अपने गठबंधन में सहज नहीं है। जबकि ये दावा आप जदयू के एक एक कार्यकर्ता से पूछें, एक एक पदाधिकारी से पूछें, विधायक से पूछें, एमएलसी से पूछें या फिर मंत्री से पूछें, वो सभी ये बात आपको बताएंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 2024 ही नहीं 2025 भी नीतीश कुमार INDIA गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना है, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता में नहीं आने देना है। अब इस बात में कितना गंभीरता है और इस बात को कैसे सही पटल पर उतार पाएगी जनता दल यूनाइटेड, ये एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब खोजने जब हम निकले तो हमने कई नेताओं से बातचीत किया। आपने देखा होगा कि लगातार संपादक नमन मिश्रा जी के साथ साथ उनके विश्लेषणों में इस बात की चर्चा हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि रत्नेश लगातार कई नेताओं से बातचीत किए, जिसका असर और जिसका टोन ये बता रहा था कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब उस जगह पे आके खड़ा हो गए हैं जहां से उनके लिए मुश्किल हो रहा है ये चुनना कि वो किधर जाएं। नीतीश कुमार अलग अलग एक्ट करके उस गंभीर बातों को हल्का करते जा रहे हैं। अशोक चौधरी के साथ जिस तरह से नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 दिनों में किया है, वो देख करके साफ लगता है कि नीतीश कुमार इस बात को ज़्यादा तरजीह देकर के बाकी की बातों को दूर ठेलना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति जो अपनी चाणक्य नीति के लिए जाना जाता है, वो इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं कोई क्लू छोड़ रहा है। हम कई बार बता चुके हैं आपको कि राजनीति में संदेश संकेत के माध्यम से आते हैं और जो संकेत के माध्यम से संदेश आते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं और वो असरकारक भी होते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ये बात कितनी बार रिपीट कर चुके हैं कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है। वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है, जिस परिवेश में नीतीश कुमार अपनी सरकार चला रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव से उनको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जब नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में जाते हैं, उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव भी होते हैं, तो वो सेकंड और थर्ड टियर में खड़ा होते हैं, जो 2022 में सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की बगल वाली सीट पे खड़े रहते थे। अब वही तेजस्वी यादव पीछे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और वो भी मुस्कुराहट सच्ची नहीं लगती है। इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव किसी भी तरह से इस सरकार को चलते जाने की पहल में लगे हुए हैं, उस प्रयास में लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जब तक चल सकता है निभा लिया जाए। इन सारी बातों के साथ साथ अब जबकि नीतीश कुमार की बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार बार बार ये रिपीट क्यों कर रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है, और यही बात आकर के अमित शाह भी बोल जाते हैं कि तैयार रहिए, चुनाव कभी भी हो सकता है। यहां तक वो कह जाते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी विधान सभा को बर्खास्त कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये बातें जब हम कह रहे थे तो ये हल्की बात हो गई थी। अब स्ट्रीम मीडिया और राजनीतिक गलियारे के शीर्षस्थ नेता इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा भंग हो सकता है, और विधानसभा भंग होने के बाद नीतीश कुमार ने पहले से ही अपनी चाणक्य नीति शुरू कर दी है। आगे क्या गुल खिलाएगी ये बातें जानना अब जरूरी हो गया। हम आपको इस पूरे जो मामले हैं और जिस चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं पर थोड़ा सा और गंभीरता से लेकर के आना चाहते हैं कि आखिर विधानसभा भंग होने की प्रक्रिया क्या है। क्या नीतीश कुमार चाहें तो विधानसभा भंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुख्यमंत्री, नेता सदन यदि चाहे तो विधानसभा को भंग करा सकता है। बहुमत नहीं रहने की स्थिति में विधानसभा भंग होता है, या फिर नई सरकार के आने से पहले पुरानी सरकार भंग होती है, और ये सारे अधिकार राज्यपाल महोदय के पास सुरक्षित हैं।
आपको याद होगा 2005 में ऐसी ही परिस्थिति बनी थी जिसमें राज्यपाल बूटा सिंह ने सरकार को बिहार, माफ़ कीजिएगा, विधानमंडल को भंग करने के लिए, विधानसभा को भंग करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा था और ये पत्र देश में नहीं बल्कि विदेश में भेजा गया था। तब राष्ट्रपति इस देश के हुआ करते थे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, और उनके पास ये भेजा गया और बिहार की सरकार जो है वो बर्खास्त हुई। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब ये बर्खास्त होने की प्रक्रिया जो है वो कैसे हो सकती है? क्या नीतीश कुमार सरकार बर्खास्त करा सकते हैं? अगर कराते हैं तो इसके पीछे की रणनीति क्या होगी और नीतीश कुमार बर्खास्त कराने के पीछे क्यों पड़ेंगे? ऑलरेडी वो मुख्यमंत्री हैं, किसी तरह कोई समस्या नहीं है, इधर नहीं तो उधर वो सरकार में जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर वो सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, हम पहले भी आपको ये बात कह चुके हैं, आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। हमने कहा था कि नीतीश कुमार एक समझौते के तहत ऐसा कर सकते हैं। नीतीश कुमार की चाणक्य नीति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बिहार में आपको पता है कि नीतीश कुमार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगा 2025 से आगे तक एक शीर्ष कुर्सी पर बरकरार रहना, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि 2024 भी उनका बहुत बेहतर नहीं होने वाला है और 2025 तो बिल्कुल ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं, तो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी अपने लिए एक मजबूत कुर्सी खोज रहे हैं। जब नीतीश कुमार खोज रहे हैं तो उनके करीबियों को भी खोजना होगा। जदयू की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति से नीतीश कुमार बहुत संतुष्ट नहीं है। आपको याद होगा एक वरिष्ठ पत्रकार से जो हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार आज से 3 दशक पहले ये बात कहा करते थे और बहुत मजबूती के साथ इस पर वो अडिग भी थे कि जो सत्ता है, जो पावर है, उसको सेंट्रलाइज करके रखना चाहिए। पावर डिस्ट्रीब्यूट करने की चीज़ नहीं है। अगर आप संगठन में, सरकार में, संस्थाओं में अगर पावर को अलग अलग लोगों में बांट देते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है और वहाँ वो बातें नहीं हो पाती हैं। जबकि लोकतंत्र है, आप यहाँ जानते हैं, यहाँ सबकी बातें सुनी जाती हैं और उसके लिए संविधान बना हुआ है। लेकिन जहाँ तक शक्ति की बात है और संस्थाओं की बात है, संगठन की बात है, तो वहाँ एक व्यक्ति के पास पावर रहने के बाद वो संगठन और संस्था मजबूती के साथ चलती है। जदयू में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या होंगी। नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं और समझने के बाद नीतीश कुमार, ऐसा लगता है कि उनकी चाणक्य नीति अगर फिट बैठ जाती है तो 2024 में 2025 का चुनाव होगा और एक समझौते के तहत नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग समझौता कर सकते हैं जिसके तहत उन्हें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या और किसी पद पर उनको भेजा जा सकता है, जिसकी चर्चाएं आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले चलती थी। कहा जाता था कि नीतीश कुमार राज्यपाल बनेंगे, उपराज्यपाल बनेंगे, नीतीश कुमार को केंद्र में ले जाया जाएगा। इन सारी चर्चाओं और सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनके पास अब वक्त जो है वो 2024 तक का है, क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि रही राजनीतिक जिसमें वो मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पे लोगों को झुकाते रहे हैं, लेकिन अब वो स्थिति नीतीश कुमार की नहीं रह गई है। अब ऐसी स्थिति में कमज़ोर व्यक्ति करता क्या है? या तो रोता है और नहीं तो सामना करता है या फिर मैदान छोड़ के भाग जाता है। नीतीश कुमार न तो रोएंगे न मैदान छोड़ के भागेंगे, बल्कि अपनी चाणक्य नीति का प्रयोग करके वो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए एक सुगम रास्ता खोजेंगे और नीतीश कुमार ने खोजना शुरू भी कर लिया है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो नई बातें सामने आ रही है, जिस प्रक्रिया के तहत ये सब कुछ होना है, उसमें आपातकाल की स्थिति में भी आपको याद होगा कि सरकारें बर्खास्त हुई थी। ये भी आपको पता है कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है और वो गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में भी सरकारें बर्खास्त होती हैं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री के अनुरोध पे भी सरकारें बर्खास्त होती हैं। अब ये सारी चीज़ें एक जगह ला करके यदि खड़ा करते हैं आप, तो 2024 और 25 को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। नीतीश कुमार ने लगातार बैठकों
के माध्यम से अपने लोगों को बताना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कई पार्टियां जब अपने चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं तो नीतीश कुमार अभी भी बैठकों के दौर से ही गुजर रहे हैं। नीतीश कुमार जमीन पे उतारने की तैयारी कर रहे हैं और कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें आपने कल ही देखा कि एक कार्यक्रम हुआ था भोला पासवान शास्त्री को लेकर के। उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के पार्टी के दलित नेताओं को ही नहीं बुलाया गया था, जबकि यह कार्यक्रम दलितों से जुड़ा हुआ था। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पार्टी के भीतर किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और किस तरह की गुटबाजी हो गई है। अब इस गुटबाजी को समाप्त करने के लिए और नीतीश कुमार के हाथ में जो पावर है, जिसकी चर्चा हम बहुत पहले से कर रहे थे कि अगर नीतीश कुमार ने अब अपनी पार्टी का कमान अपने हाथ में नहीं लिया तो पार्टी बिखरने से कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश कुमार ने कमान लिया और कमान लेकर के अब नीतीश कुमार फैसले धड़ाधड़ करने वाले हैं। एक फैसला तो उन्होंने किया कि उन्होंने पंचायत स्तर के अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बुला करके उनसे मंत्रणा किया, बात किया, उनकी समस्याएं सुनी और आगे की रणनीति पर उनके विचार जाने। तो वहीं 23 और 24 तारीख को इस 2-3 दिनों में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे और उनसे मंत्रणा करेंगे। इन चर्चाओं के बीच ये चर्चा गंभीरता से आना, और ये चर्चा तब गंभीरता से आना जब वो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आए हों और अमित शाह बिहार में आ करके ये बात कह के जाते हों कि हाँ, वक्त से पहले चुनाव करा सकती है, विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आती है कि नीतीश कुमार के हाथ में अब अपने आप को, अपनी कुर्सी को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए जो विकल्प अलग अलग थे, उस विकल्प में से एक मजबूत विकल्प विधानसभा बर्खास्तगी का भी हो सकता है। नीतीश कुमार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने दम पे सरकार बनाने के बहुत करीब हों। नीतीश कुमार सिर्फ वो टोकन है जिसके चलते सरकार में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है। लगातार गिरते ग्राफ को उठाने के लिए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, और ये फैसला जिस तरह से 2017 में उन्होंने लिया था और 2019 में 2014 की हार का बदला उन्होंने ले लिया, उसी तरह से 2013 में जब अलग हुए थे तो 2015 में लालू प्रसाद के साथ आकर के चुनाव लड़ करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपने आप को प्रूफ करना है, और वो 2024 में ही संभव है। और ये तब संभव ज़्यादा लगता है जब नीतीश कुमार लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करवाएं, जिसकी चर्चा वो लगातार कर रहे हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है। तैयारी भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने भी शुरू कर दी है, भले ही सतह पे नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार आप जानते हैं कि उनकी टीम बहुत जल्दी अपनी जगह पर आ जाती है। हम आपको आज एक और खबर बताएंगे, जिस खबर में उस संभावनाओं की तलाश करेंगे कि यदि नीतीश कुमार एनडीए के तरफ शिफ्ट करते हैं तो बाकी के दलों का क्या होगा और बाकी के दलों के साथ सीट शेयरिंग कैसे होगा। क्या उन दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार जगह बचा करके रखेगी, सीट शेयरिंग का समझौता कर लेगी, उसमें कोई सहूलियत निकाल लेगी, या फिर जिस तरह से पहले नीतीश कुमार के 2017 में आने के बाद बारी बारी से सभी वो छोटे दल, क्षेत्रीय दल निकल गए थे, इस बार भी निकल जाएंगे। इसकी चर्चा हम जरूर करेंगे, इसके आंकड़े हम इकट्ठा कर रहे हैं और इन चीज़ों पर हम राजनीतिक गलियारे में मंथन के दौर से गुजर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगर बिहार की राजनीति और बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल या जो भी आपको समझ में आता हो उसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।